India Nepal relations and elections in Nepal. Welcome to the editorial analysis of 6th January. This is an editorial which is important from GS2 point of view, international relations and relations of India with neighboring countries. And we are going to discuss this particular topic in length and breadth. हुआ क्या है कि नेपाल में बेसिकली आपने सुना होगा कई सारे लीडर्स फेमस हैं. एक तो उनमें से पुष्प कमल दहल हैं जो प्रचंड जिनको कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के लीडर हैं ये. दूसरे हैं शेर बहादुर देवबा जो कि नेपाली कांग्रेस के हैं, और तीसरे हैं केपी शर्मा ओली जो कि मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पार्टी को वहाँ पे लीड करते हैं. ये तीन नेता ही नहीं है सिर्फ, ये तीन विचारधाराएं हैं. दीज आर द थ्री बेसिकली यू कैन से आइडियोलॉजीज दैट आर प्रेवलेंट इन नेपाल. अभी हुआ क्या है, अभी बेसिकली वहाँ पे एक चुनाव हुआ नेपाल में. भारत को आदत है कि नेपाल में जो राजनीति है वो उलटती पलटती रहती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. और साथ ही में जो आपके नेता लोग रहते हैं उनके साथ ही साथ क्या होता है, रिलेशंस इंडिया के नेपाल के साथ और नेपाल के चाइना के साथ वेरी करते हैं. अभी एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है, जब प्रचंड जी को प्रधानमंत्री की तरह उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली, प्रचंड यानी पुष्प कमल दहल जी ने, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के लीडर हैं, तो सवाल ये आ रहा है कि इनका रुख हमेशा से चाइना की तरफ रहा है, थोड़ा सॉफ्ट रहा है, और भारत के प्रति क्या है, ये थोड़ा सा एक तरह की दूरी बना के रखते हैं. एक विश्वास नहीं जीत पा रहा है, या कह लीजिए भारत पुष्प कमल दहल जी का और पुष्प कमल दहल भारत का. ऐसे केस में क्या वे फॉरवर्ड है, क्या वे फॉरवर्ड है इंडिया नेपाल के रिलेशंस में, और किस तरीके से हमें नेपाल के साथ टाइज को स्टेबलाइज करना चाहिए, क्योंकि टाइम्स अभी बहुत अनसर्टेन है, अनिश्चित समय है, पता नहीं आगे क्या होगा. तो यहां पे केवी राजन साहब जो कि फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं नेपाल के, और अतुल के ठाकुर जी ने जो कि कॉलम्स राइटर हैं साउथ एशिया के लिए, एक अच्छी चीजें लिखी यहां पे. उन्होंने कहा जो इलेक्शन का फैसला आया, द इलेक्टोरल वर्डिक्ट जो नेपाल में आया, वो क्रेडिबल है, भरोसेमंद है, क्योंकि इस चुनावी प्रक्रिया में एक चीज रिफ्लेक्ट हुई कि वोटर जो हैं वो क्या प्रेफर कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट प्रेफर कर रहे हैं, और उनका धैर्य खत्म हो चुका है, क्योंकि पुराने पॉलिटिकल पावर्स गेम्स जो हैं वो सब उन सब के युद्ध को और उनके डिसएडवांटेज लोगों के एस्पिरेशंस को इग्नोर कर रहे थे. अभी तक नेपाल के इस चुनाव से यह समझ में आया कि जो डेमोक्रेसी है वो वहां पे जड़ पकड़ रही है, पनप रही है, और हिमालयन कंट्री एक हिंदू मोनार्की से धीरे धीरे एक सेक्युलर रिपब्लिक में तब्दील होते हुए नजर आ रहा है. तो ये तो वहां के जो चुनाव में जो डिसीजन आया वो क्यों इंपॉर्टेंट था, ऑथर ने यहां पे ये समझाया. फर्दर यहां पे ऑथर अब आपको फर्दर बताएगा कि हुआ क्या, कैसे किया गया. नेपाल में तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा है. तो कह रहे थे कि देखिए चुनावी प्रक्रिया कराने के लिए बहुत मेहनत लगी. माओइस्ट मूवमेंट को एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में लेके आए, यानी माओइस्ट मूवमेंट को जो सपोर्ट करने वाली पार्टीज थी उनको बोला गया कि आप चुनाव में पार्टिसिपेट करिए. वहां पे जो आर्म्स एंड वेपन्स लेके जो प्रोटेस्ट करते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर जिसको हम कहते हैं, उनको नेपाल आर्मी में इंटीग्रेट किया गया, इकोनॉमिक सिक्योरिटी दी गई, फ्यूचर दिखाया गया. पावर का ट्रांसफर हुआ, किंग से एक डेमोक्रेटिक हेड पे आए, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया. हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन जो है वो तो थोड़ा सा वहां पे पेचीदा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही बदलता रहता है. दूसरा, फेडरल स्ट्रक्चर एमर्ज हुआ, स्टेट और यूनियन के बीच में पावर्स डिवाइड हुई. तो ये सारी चीजें मेजर अकम्पलिशमेंट्स में आती हैं. अलॉन्ग विद दिस, अगर डेमोक्रेसी डीपेंड हो रही है तो नेपाल डेमोक्रेसी की तरफ ग्रोथ कर रहा है. लेकिन क्योंकि वोटर्स अवेयर हैं तो एक पार्लियामेंट हंग पार्लियामेंट हो गई चुनाव के बाद. हंग पार्लियामेंट क्या होती है, जहां पे कोई भी पर्सन क्लियर मेजोरिटी ना लेके आ पाए. तो ये हंग पार्लियामेंट कह रहा है, ऑथर यहां पे कहते हैं कि ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है. देखिए हंग पार्लियामेंट है तो हमें लगता है कि इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर से सरकार जो है कमिंग ईयर्स में फिर बदल जाएगी, क्योंकि तीन लोग अगर हैं, तीनों लोगों के पास अगर 33% मेजोरिटी है तो 31% ए बी के साथ मिल जाएगा. आप हंग पार्लियामेंट समझ सकते हैं ना क्या होता है. देखिए मान लीजिए अगर तीन पार्टीज हैं ए, बी और सी, तीनों के पास 33%, 33.33%, 33.33% इस तरीके से मान लीजिए,
वोट्स हैं, तो आज ए और बी साथ आ गए तो गवर्नमेंट बन गई। अब बी को लगा नहीं यार मेरी दाल बी ए के साथ नहीं गल रही है, तो बी ने बाद में सी के साथ अलायंस कर लिया, कोalition कर लिया, तो फिर इनकी गवर्नमेंट बन गई। होगा क्या इससे? इनस्टेबल इंस्टेबिलिटी रहेगी, इंस्टेबिलिटी इन गवर्नेंस हमेशा रहेगा। अब जब सरकार ही सुनिश्चित आप नहीं कर पाइएगा तो फिर आप नेपाल के भविष्य के बारे में कैसे सोचेंगे? समझ पा रहे हैं आप बात को? तो यहां पर ऑथर ने यह बताया। अच्छा, इससे होगा क्या? भारत का कैसे जो रिश्ता है वो बदला जाएगा? क्या चाइना के साथ नेपाल नजदीक होगा? क्या ये लोग, आप अब शेर बहादुर देवा की बात कीजिए, चाहे केपी शर्मा ओली की बात कीजिए, चाहे प्रचंड जी की बात कीजिए, पुष्प कमल दहल की बात कीजिए, क्या ये लोग एंटी इंडिया हैं? तो यहां पे ऑथर ने बताया है कि देखिए, जहां तक अगर हम बात करें इन लीडर्स की, प्रचंड की, ओली की, तो ये सब सीजन्ड वेटरन्स हैं, काफी पुराने जाने माने नेता लोग हैं। इनको पता है कि जजमेंट कैसे लेना है, डिसीजन कैसे लेना है, अपने लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कैसे बचा के रखना है, और ये कोशिश करते हैं इक्वी प्रॉक्सिमिटी डिक्लेयर करने की। इक्वी प्रॉक्सिमिटी मतलब कि वो भारत और चाइना दोनों के साथ क्लोज हैं, इक्वी प्रॉक्सिमिटी डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पे थोड़ा वर्ड ऑफ कॉशन है हमारे लिए। तो यहां पे एक चीज समझनी पड़ेगी हमें कि बेसिकली ये कह रहे हैं कि सच ये है कि आज आप देख लीजिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेता आइडियोलॉजी से ज्यादा दिन तक अपनी सत्ता नहीं बना के रख सकता। अगर उसको पावर में रहना है ना, तो उसको आइडियोलॉजी के बाहर सोचना पड़ेगा। उसको अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते भी बनाने पड़ेंगे, सबके साथ एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, अपने आवाम की आवाज को भी समझना पड़ेगा। तो अगर आप नेपाल में इस समय प्रो इंडिया एंटी इंडिया का लेबल देंगे तो आपको इसमें ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। लिखा हुआ है ना, नॉट टू बी टेकन विद इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट, का मतलब होता है कि आप ज्यादा विश्वास मत करिए जो भी आपसे कहा जा रहा है, ठीक है? आप ये मत भूलिए कि ये जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, मिस्टर ओली और प्रचंड जैसे, इन्होंने बहुत बार अपनी ही पार्टी को डांट लगाई है, अपनी ही पार्टी को सुनाया है, करेज और कन्विक्शन के साथ सुनाया है कि आप भारत का विरोध सेंसलेसली मत करिए। तो यानी कि इनके अंदर ऐसी कोई विचारधारा नहीं है एंटी इंडिया होने की। अब ये क्योंकि एम्बेसडर रह चुके हैं नेपाल में ऑथर, तो इनका जो मत है वो इंपॉर्टेंट है, उसको हमें समझना पड़ेगा। अभी मिस्टर ओली ने रिसेंटली ही अपनी पार्टी में बेसिकली विरोध किया उन लोगों का जो कि महाकाली ट्रीटी के अगेंस्ट थे। अब महाकाली ट्रीटी 1996 में इंडिया नेपाल के बीच में हुई थी, महाकाली रिवर के डेवलपमेंट के लिए, महाकाली रिवर के वाटर को यूज करने के लिए, हाइड्रो एनर्जी एंड ऑल दैट। और सिर्फ नेता लोग अपनी मर्जी से थोड़ी चलते हैं, पब्लिक ओपिनियन भी तो कोई चीज होती है। वहां का पब्लिक ओपिनियन चाइना के इंटेंशन को समझ चुका है, वो खुद नहीं डेट ट्रैप में पड़ना चाहता है। वो जानता है कि चाइना की कैपेसिटी लिमिटेड है और चाइना सिर्फ और सिर्फ नेपाल में सेल्फ इंटरेस्ट से काम कर रहा है। चाइना की जो इमेज है, जो छवि है, उसको भी क्षति पहुंची है कोविड-19 सुनामी के वेव के बाद। कोविड-19 सुनामी मतलब कोविड-19 के वेव के बाद। इंडिया ये सब सोच के कॉम्प्लेसेंट ना हो जाए, हाथ पे हाथ धर के ना बैठे कि नहीं सब तो बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में कुछ इश्यूज हैं। तो देखिए यहां पे आपको इंडिया नेपाल के बीच में जो इश्यूज हैं वो हाईलाइट कर रहा है। इशू नंबर 1, 1950 का इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो हुआ, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 1950 में जो बॉर्डर इश्यूज इन्होंने रिजॉल्व किए अपने, वो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया के पर्सपेक्टिव से किए। तो ऑथर यहां पे कह रहा है कि आपके पास पूरा स्कोप है कि आप ब्रिटिश इंडिया के विचारधारा से, परसेप्शन से ना चलें। When people of the both sides of an open border are waiting for a better quality of life, the government should actively engage with each other. Nepal is a very transforming country and India is a player on a global stage, which means India can sometimes represent Nepal's interest also, the interest of the region, sub-region, South Asia and likewise. Alright, when the world entirely is heading towards major transformations with new challenges emerging, we need to understand that our priorities should change and boundless possibilities exist. Now it tells you that there is a time for fresh thinking. We need to think in a right direction, positively. So the COVID-19 crisis and its long-term fallout is the largest shock to the global socio-economic framework. एंड दिस इज द मेजर शॉक आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद अभी पूरे ग्लोबल सोशल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को झटका लगा है। 100 मिलियन से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं 2020-21 में, और इस जगह पे इंडिया और नेपाल यूनिकली पोजिशन्ड है।
क्योंकि इनके बीच में जो टाइज हैं वो काफी डीप है, काफी वाइड है। आज ये जॉइंटली साथ में सोच सकते हैं अपनी इकोनॉमिक गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए और ह्यूमन वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन द हिमालयन रीजन्स को प्रमोट करने के लिए। जहां पे चैलेंजेस ज्यादा रहते हैं ऑब्वियसली वहां पे ये अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा रहती हैं। कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो कॉपरेशन है वो डाइवर्सिफाई हो सके, हर लेवल पे हो सके, एक दूसरे के एडवांटेज के लिए हो सके। अभी कई सारे इश्यूज पे वापस से फ्रेश थिंकिंग की जरूरत है। किन इश्यूज पे? इकोनॉमिक रिकवरी पे, बाइलेटरल एक दूसरे के इश्यूज पे, सब रीजनल एंड रीजनल कोऑपरेशन पे, सप्लाई चेन्स को कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए। नेपाल की ज्योग्राफी जो है वो लैंड लॉक्ड है, हर तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, तो उसको ऑब्वियसली बांग्लादेश में होना जरूरी है। तो यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन हमने सुनी, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में नेपाल को जोड़ा गया था ना, ताकि क्या कर सके वो हमारे बे ऑफ बंगाल में एक्सेस पा सके, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल से। कन्वेंशनल सिक्योरिटी के मामले पे, एनर्जी कोऑपरेशन के मामले पे, विकास, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और टेक्नोलॉजी जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट कर सकती है, इन सभी चीजों पे बात करनी है। और सॉफ्ट पावर। लेकिन इनके बीच में ये सब हो क्यों नहीं पा रहा है? ऑथर कहता है म्यूचुअल एम्पैथी की कमी है। भारत नेपाल को नहीं समझ पा रहा है, नेपाल भारत को नहीं समझ पा रहा है। वहां की जो पॉलिटिकल क्लास है वो अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर रही है। वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सोसाइटी है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि भारत आज नेपाल को कैसा देखता है और नेपाल भारत को कैसा देखता है। तो एक तरह का एम्पैथी का मतलब होता है कि किसी के प्रति संवेदनशीलता रखना, संवेदनशील होना कि यार गलत हुआ उसके साथ, कुछ बुरा हो रहा है उसके साथ। ऐसा नहीं सोच पा रहे ये लोग। तो एम्पैथी क्रिएट कैसे हो सकता है? पीपल टू पीपल कनेक्ट से हो सकता है। पीपल टू पीपल कनेक्ट से हो सकता है क्योंकि हमें सस्टेनेबली फ्रेंडली रिलेशंस करने हैं। तो यहां पे ऑथर ये बता रहे हैं कि एक डाइवर्स लेकिन बैलेंस्ड और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेनी पड़ेगी इंडिया नेपाल रिलेशंस को, ताकि हमें यह पता चल सके तो हमारा पास्ट है वो कॉमन है, हमारे प्रेजेंट ट्रेंड्स के बारे में हम अवेयर रह सकें और आगे फ्यूचर के लिए सब्सटैंटिव अपग्रेडिंग कर सकें, एक रोड मैप बना सकें ताकि हमारे टाइज इंप्रूव हो सकें। इसके लिए न्यू और इनोवेटिव अप्रोचेस का लेना जरूरी है। नेपाल के लोग क्या चाहते हैं आज? नेपाल के लोग चाहते हैं कि हमें बराबरी से देखा जाए भारतीयों के साथ, और भारत के लोग उनकी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करें। ये ना बोलें कि अरे नेपाल क्या ही करेगा। तो एम्पैथी सरकार के प्रति सरकार नहीं दे सकती, एम्पैथी नेपाल और भारत के लोग एक दूसरे को दे सकते हैं। और जैसे लोगों का रिलेशन होगा वैसे ही गवर्नेंस का भी रिलेशन होता है। आज हम इस दौर में बैठे हैं जहां पे भारत के प्रधानमंत्री नेपाल में कई दफा जा चुके हैं, इसके पहले कोई भी मंत्री नहीं गए। आज एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है हमारे पास जिनको इंटरनेशनल स्टेज पे काफी रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि उनका क्लियर और कंसिस्टेंट अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज की तरफ। हमारे पास अभी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो ऐसे हैं जो कि नेपाल में अभी कुछ समय पहले तक एम्बेसडर थे। तो हमारे पास पॉलिसी ड्राइवर्स खूब सारे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और सेंसिटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा जहां तक नेपाल की बात है। इन दोनों कंट्रीज को एक साथ खड़े रहना पड़ेगा ताकि वो चैलेंजिंग टाइम्स को फेस कर सकें। तो इस पूरे एडिटोरियल में हमने समझा कि इरिटेंट्स क्या हैं इंडिया नेपाल के बीच में। तो अगर लास्ट में हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे तो अगर सजेशंस देंगे लास्ट में, तो हम क्या देंगे? व्हाट कुड बी द सजेशंस दैट वी कैन डिराइव? सबसे पहला सजेशन तो हम यही डिराइव करेंगे कि इंटरनल पॉलिटिक्स शुड नॉट अफेक्ट फॉरेन रिलेशंस। हालांकि ये सच है कि करती है, बट फॉरेन रिलेशंस इफेक्ट नहीं करना चाहिए। इंडिया के पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। किसके लिए? हिमालयन रीजन के डेवलपमेंट के लिए। एग्जाम्पल के रूप में नेपाल की जो नदियां हैं, नेपाल रिवर्स, आज उसको हम टैप करके हाइड्रो एनर्जी बना सकते हैं ना। हाइड्रो एनर्जी सस्टेनेबल यूज, सस्टेनेबल एनर्जी में आ जाएगी। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है दोनों के बीच में हुई महाकाली ट्रीटी 1996 की। तीसरा, नेपाल क्या कर सकता है भारत के लिए? नेपाल ट्रस्ट करे
ट्रस्ट ऑन इंडिया को बढ़ाए, प्रमोट करे, ताकि इसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है प्लस ट्रेड प्लस सप्लाई चेन्स जो हैं वो भारत के साथ अपना पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ठीक, इसका एग्जांपल हम क्या देंगे, बिम्स्टेक में उसका जुड़ना, चिट्टागोंग पोर्ट और मोंगला पोर्ट और कोलकाता पोर्ट, इन सब का इस्तेमाल नेपाल कर सकता है। पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ा सकते हैं आप, पीपल टू पीपल कनेक्ट, कल्चरल रिलेशंस हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट आप बढ़ा सकते हैं। पीपल टू पीपल कनेक्ट कैसे बढ़ता है, टूरिज्म प्रमोट करिए, स्टूडेंट कम्युनिटी को स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स करा सकते हैं हम, वहाँ के बच्चे भारत के स्कूलों में आए, 1 साल पढ़ें, यहाँ के बच्चे नेपाल जाएं पढ़ें, तो इससे होगा क्या, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। इससे एम्पैथी भी बढ़ जाएगी और इससे एक तरह का रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगा, एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाएगा। जब एम्पैथी, रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा तो एक दूसरे के इंटरेस्ट के प्रति सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। बाद में बॉर्डर इश्यूज जो हमारे बीच में हैं उनको ट्रांसपेरेंट रिजोल्यूशन करिए। आज शायद हमें रिवैम्प करने की जरूरत है, दोबारा से देखने की जरूरत है 1950 की इंडिया नेपाल ट्रीटी को। तो म्यूचुअल ट्रस्ट अल्टीमेटली प्रमोट करने की जरूरत है, म्यूचुअल ट्रस्ट, कोहेशन एंड कन्वर्जेंस। एस जयशंकर हमेशा कहते हैं कि हम कॉन्ग्रुएंस नहीं चाहते, मतलब कि आप जो कहें वो हम कहें जरूरी नहीं है, लेकिन हम और आप एक ही दिशा में बात कर रहे हैं वो जरूरी है। तो अल्टीमेटली म्यूचुअल ट्रस्ट, कोहेशन और कन्वर्जेंस बढ़ाने की जरूरत है, जो हम इन 5 तरीके से कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको एडिटोरियल एनालिसिस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिस इज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।